मैं लोग हमारे पास आज इस कक्षा में अभी तक 35-36 लोग जुड़ चुके हैं। उनमें से किसी के पास कोई अच्छी शेयरिंग है, क्रिस्प शेयरिंग है। मेरी सब लोगों से बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि जो भी हम बात करें वो बहुत अतुल म्यूट कर दिया मैंने, एक बार अनम्यूट कर लो। मेरी ये सबसे रिक्वेस्ट है कि जो भी हम बात करें वो संक्षेप में करें और कोशिश करें कि जल्दी से जल्दी हम अपनी बात को मतलब बहुत लंबा ना खींचते हुए उसको एक क्रिस्प तरीके से शेयर करें। तो यदि किसी के पास कुछ पिछले हफ्ते की कोई ऐसी शेयरिंग है या कुछ लोग जो पिछले दो हफ्ते के जो हमारे ओपन हाउस है उसमें नहीं आए, उस बीच में कुछ उनके साथ कोई अच्छी शेयरिंग हो, अच्छी सेल हो, अच्छा एक्सपीरियंस हो, तो वो प्लीज अपना डिजिटल हैंड रेज करें तो हम उनको अनम्यूट करेंगे। नहीं है कोई किसी का डिजिटल हैंड्स? नहीं है। नहीं। ओके। एक अरविंद कुमार 12L शादरा अनम्यूट। अरविंद जी को अनम्यूट करो प्लीज। हटा लिया उसने। अरविंद जी अनम्यूट करिए अपने। हाँ यस सर, नमस्कार सभी को, प्रणाम सर, सभी को चरण वंदन, चरण स्पर्श सर। सर मेरी शेयरिंग बस थोड़ी सी ये है कि आपके आशीर्वाद से सर मेरी MDRT कंप्लीट हो गई है सर, और आपका इसमें बहुत साथ है। मैं बताना चाहूंगा सर आपको कि लास्ट ईयर का मेरा जो काम था ये ऐसा था कि अभी हमारे उसमें एक फेस्टिवल लोन दे रही थी, जैसे सभी ब्रांचों में फेस्टिवल लोन देते हैं। तो मेरे एक साथी कहने लगे कि फेस्टिवल लोन मिल रहा है तो आप फेस्टिवल लोन ले लो। मन का चलो दे ले लो। एक मेरे बेटा मोबाइल लेने को कह रहा था, मैं कहा चलो उसे मोबाइल दिला दूंगा उसका, तो अगर मिलता है तो जब से वो फोन ले उसके लिए मैं फेस्टिवल लोन के लिए वहां पे गया फार्म भर के, तो वो कहने लगे जी आपको लोन नहीं मिलेगा। तो मन का जी क्यों नहीं मिलेगा? कहने लगे जी लास्ट ईयर आपकी पॉलिसी केवल 8 पॉलिसी हैं। तो मैं केवल ये बताना चाह रहा हूँ सर कि मेरी लास्ट ईयर में केवल 8 पॉलिसी थी पूरी साल के अंदर, और काम नहीं हो रहा था। तो अब तक मुझे वैसे एजेंसी लिए हुए तो करीब करीब 15 साल हो गए हैं, 14 से 15 साल। लेकिन मेरी पॉलिसी और मेरा काम जो होता था केवल वही होता था, 10-12 10-12 10-12, केवल एजेंसी बचाने के लिए। और अभी मैंने इस साल आपके आशीर्वाद से और आपके गाइडलाइंस में सर इतना अच्छा काम किया है कि मेरी MDRT कंप्लीट हो गया है। इसके लिए आप सभी का, सभी गुरुदेवों का बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी को चरण वंदन सर। बहुत बहुत शुभकामनाएं अरविंद जी, और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप इसी तरीके से आगे ग्रो करते रहें। देखो अरविंद जी, मुझे याद है आपके बारे में मैंने पिछले हफ्ते लास्ट टू लास्ट वीक भी बोला था थोड़ा सा। आज मैं फिर दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। कुछ लोग जो लोग नहीं आए उनके लिए एक बारी पहली बार होगा, और जो लोग आए हैं उनके लिए थोड़ा सा रिपीट होगा। अरविंद जी ने अपनी नौकरी छोड़ने का डिसीजन जनवरी में लिया था, और उन्होंने मेरे से बात करी थी कि भाई मैं कैसे करूं सर, क्या मैं ये नौकरी छोड़ रहा हूं। मेरे को एक आदत है एक पर्टिकुलर सैलरी लेने की। तो मैंने उस टाइम पे भी इनसे इतना ही आश्वासन दिया था, और ये आश्वासन मैं सभी को देता हूं कि आप यदि अपने 8 घंटे ईमानदारी से, जो आप तनख्वाह लेने के लिए, जो आप 15,000 20,000 50,000 की तनख्वाह लेने के लिए यदि 8 घंटे आप ईमानदारी से देते हैं अपने मालिक को, यदि वही 8 घंटे आप इस LIC के प्रोफेशन को, इस इंश्योरेंस के प्रोफेशन को ईमानदारी से देंगे, तो मैं ये मानता हूं कि आपकी कोई भी सैलरी ना छोटी है बहुत। आप उसमें आप अपने आप को अंडर वैल्यू करके अपने नौकरी कर रहे हैं। आपको नौकरी यदि 8 घंटे आप मालिक के लिए काम कर रहे हैं, यदि 8 घंटे आप मालिक बन के काम करेंगे, तो आपको जो ग्रोथ है और जो आपके पास जो फाइनेंशियल्स हैं वो मल्टीप्लाई होंगे, और बहुत एक आपको अंदर से सुकून मिलेगा। क्योंकि जो आपने इस साल MDRT करी है वो खाली इस साल की MDRT नहीं हुई, उसके साथ आपके पास 10,000 रुपए महीने की आगे की पेंशन भी बंधी है अगले 10 साल 15 साल 20 साल की। तो ये देखो कितनी बड़ी बात है कि हमने एक MDRT करी, वो इस साल हमारे पास कुछ अच्छे पैसे आए, वो एक अलग चीज है। और मैं सबसे ज्यादा एक बात और बोलता हूँ कि पैसे आना या पैसे नहीं आना इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप देखिए कि यदि आपने इस 14-15 साल के अंदर इस साल आपने कुछ अच्छे काम किए, तो उसने आपने कितनी फैमिलीज को सिक्योर किया, कितने लोगों की। यदि आप आपके पास 10,000 रुपए महीने की इनकम का एक प्रोविजन बना आगे 10-15 साल के लिए,
तो उसके साथ साथ कितने लोगों की पेंशन प्लान का भी तो आपने प्रोविजन किया होगा, कितने लोगों की बच्चों की एजुकेशन का भी तो प्रोविजन किया होगा। तो हमें ये नहीं समझना कि हमें अपना कुछ बहुत करना है, हमें सिर्फ ये समझना है कि हमें अपने क्लाइंट्स को एक बेटर लाइफ देनी है, एक बेटर सेविंग्स देनी है, जिससे कि वो किसी भी मुकाम पे, किसी भी टाइम पे यदि कोई उनकी फैमिली में कोई मिसहैपनिंग होती है तो उनके पास उनकी फैमिली को ब्रेड एंड बटर के लिए, अपने दाल रोटी के लिए कहीं लोगों के सामने हाथ ना पसारने पड़े। तो ये हम लोगों की, सब लोगों की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और मैं आप लोगों को आश्वासन देता हूँ, यदि आप अपना सब कुछ भूल करके सिर्फ आप अपने क्लाइंट के बेटरमेंट के लिए काम करना शुरू करेंगे, तो मैं आई कैन एश्योर यू कि आपके पास कोई भी चीज, किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। ये मैं आपको वादा करता हूँ इस बात का। सिर्फ हमें अपने प्रोफेशन को सिर्फ क्लाइंट के पर्सपेक्टिव से देखना है, क्लाइंट के बेनिफिट से देखना है। जो चीज क्लाइंट के फेवर की है सिर्फ उसके ऊपर बात करनी है। हमारा फेवर अपने आप हर पॉलिसी के अंदर, हम कोई सा भी प्लान देंगे उसके अंदर हमारा इंटरेस्ट अलाइव है। हमें अपने इंटरेस्ट का ज्यादा विशेष ध्यान नहीं रखना, हमें ध्यान रखना है तो सिर्फ क्लाइंट के इंटरेस्ट का, कि क्लाइंट को क्या चीज अच्छी चाहिए, अच्छी दे सकते हैं। और एक मेरे ख्याल से संजीव पुरी जी का डिजिटल हैंड रेज है क्या? नहीं, किसी और का हैंड है रेज? राठौर, राजेश, किसी का हैंड रेज नहीं है। किसी का हैंड? और कोई किसी के पास कोई और शेयरिंग हो तो फिर आप करिए, नहीं तो उसके बाद फिर मुझे अपने जो आज के हमारे स्पीकर हैं, डायनेमिक स्पीकर हैं, उनको इनवाइट करना होगा। अगर कोई शेयरिंग करना चाहता है तो अपने आप को अनम्यूट करके कर सकता है, अगर किसी को डिजिटल हैंड रेज नहीं करना आ रहा हो। हाँ, तो अनम्यूट करके भी आप कर सकते हैं। नहीं है, स्पीकर को बुलाइए। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत। मैं आज एक और बात कहना चाह रहा हूँ कि 2 हफ्ते हमने, जो लास्ट 2 हफ्ते हमने अपने ओपन हाउस रखा, मैं उसमें एक चीज और नोटिस कर रहा था कि जब हम ओपन हाउस रख रहे थे तो हमने उसका वीडियो भी भेजा, उसका एक फ्लायर भी बना के भेजा, तो हमारी जो ये FPRT की जो संख्या थी थोड़ी कम होनी शुरू हुई। तो मैं इसको सोचने लगा, विजुलाइज करने लगा, क्योंकि मुझे लगा कि ये ऐसा क्यों हुआ कि हम लोगों को ये चाहते हैं कि भाई उनके एक रिपोर्ट कार्ड से, क्योंकि जब आदमी खुद सामने से कुछ बोलता है तो उसमें एक उसके अंदर खुद एनर्जी आती है कि भाई मैंने ये कमिटमेंट करी है और इस कमिटमेंट को मुझे पूरा करना है। लेकिन वो देखा कि उसके अंदर ये हमारे जो संख्या है वो गिरनी शुरू हुई। तो मैं उसके बाद मैं काफी चीजें मनन कर रहा था, और मैं, आप यकीन मानना, मैं आज जितना भी थोड़ा बहुत कुछ काम कर पाया हूँ सिर्फ इसी वजह से कर पाया हूँ कि मैंने सामने से डिक्लेरेशन की कि मैं इस बार ये करूंगा, इस बार वो करूंगा। जब मैं कुछ डिक्लेयर करता हूँ कि मुझे ये करूंगा, तो वो डिक्लेरेशन मेरे दिमाग में घूमती रहती है कि मैंने 100 लोगों के अंदर सामने, 500 लोगों के सामने, 50 लोगों के सामने ये डिक्लेरेशन करी है और मुझे उसको पूरा करना है। जब वो चीज मेरे को बार बार हैम्पर करती है तो उससे मेरा काम अपने आप होता है। मेरे को खुद लगता है कि मुझे मीटिंग्स करनी है और मुझे खुद लगता है कि मुझे आगे काम करना है। तो मैं ये देख रहा था कि जब हम ये इसको विजुलाइज कर रहे थे कि जब लोग अपने आप का हिसाब भी देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि जब हमने ओपन हाउस रखा लोगों ने आना बंद कर दिया। इसका मतलब ये था कि जो लोग आते थे उन्होंने आना बंद करा। उससे ये चीज रियलाइज हुई कि लोग अपने आप को भी पकड़ना नहीं चाहते। तो मैं जब मिलता हूँ या लोगों से बात करता हूँ तो वो मेरे से बोलते हैं सर काम नहीं हो रहा। जब हम बात करते हैं कि भाई आपका काम, जब हम ओपन हाउस रख रहे हैं तो आप लोग एब्सेंट रहना चाहते हैं, क्योंकि आप ये चाहते ही नहीं कि आपका कोई हिसाब मांगे या आपसे कोई हिसाब ले। तो मुझे अभी तक ये समझ नहीं आया कि हम इस प्रोफेशन में इतने सालों से काम कर रहे हैं तो हम ग्रोथ करेंगे कैसे। मुझे सिर्फ ये एक मेरे लिए एक चिंता का विषय ये है कि हम लोग ग्रोथ, हम हिसाब भी देने के लिए तैयार नहीं है, हम मीटिंग्स करने के लिए भी तैयार नहीं है। हम बहुत सारा पूरा दिन फुल टाइम एडवाइजर होने के बावजूद भी एक छोटे से इनकम के ऊपर बैठे हुए हैं। और उसके बाद हम जब एक ओपन हाउस रखते हैं जिसमें हम पूछते हैं, हम सबकी परेशानियां भी लेते हैं। ये नहीं है कि हमने खाली ओपन हाउस में लेकर के हमने अभी तक जितने लोगों ने बताया कि हमने इतना 20% MDRT करी, 30%, हमने किसी को ये थोड़ी ना कहा कि 10 महीने में आपने 20% करी, क्या रहा गया। हमने तो ये कहा कोई बात नहीं, आपने 10 महीने में 20% MDRT करी है ना, मैं आपको एश्योर करता हूँ 60 दिन के अंदर अंदर 80% हो सकती है। हम तो उसको मोटिवेट ही कर रहे हैं, हम उसको कभी ये नहीं करेंगे आपने 10 महीने में करा क्या। यदि आप पूरे फुल टाइम एडवाइजर हैं तो उसके बावजूद भी लोगों ने आना कम करा। तो मुझे लगा यार ये तो मतलब, कुछ लोगों ने कहा सर ये हर महीने होना चाहिए।
तो हर महीने जब हम ओपन हाउस रखने लगे तो एक सेशन तो फ्लॉप शो शुरू हो जाएगा होना, क्योंकि अल्टीमेटली लोगों ने हिसाब देना ही नहीं अपना। तो कोई बात नहीं सर, मेरा साहब आप लोगों से निवेदन इतना ही है कि यदि हम कोई ओपन हाउस रख रहे हैं तो उसमें हमारा सिर्फ पर्सनल इंटरेस्ट इतना ही है कि सब लोग ग्रो करें। एफपीआरडी से जुड़ने के बाद यदि लोगों ने ग्रोथ नहीं करी तो कहीं ना कहीं उसकी जिम्मेदारी हमारी भी बनती है। तो मैं अभी एक डिजिटल हैंड में पवनवीर यादव जी का हैंड रेज देख रहा हूं। मैं पवनवीर जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो अपने आप को अनम्यूट करके बोलें। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग चेतन सर, ऑल ऑफ यू। जैन सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी। सर थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत धन्यवाद। और मैं पिछले जब से एफपीआरटी स्टार्ट हुई है, मेरा सौभाग्य है कि मुझे आप सबका मार्गदर्शन मिला है, मैं आपके साथ रहा हूँ। मेरी 1-1.5 महीने से तबीयत काफी खराब चल रही थी, बट उसके बावजूद भी मेरी एमडीआरटी लगभग डन हो गई है। तो मेरी एमडीआरटी हर बार मैं देख रहा था, पिछली 2-3 जो भी एमडीआरटी हुई थी वो हर बार खिंच के दिसंबर तक जाती थी। दिसंबर के लास्ट वीक में या 15 दिसंबर के बाद ही जाके एमडीआरटी होती थी। बट मैंने देखा कि 2-3 सालों के कंटिन्यूस के बाद, मतलब लगातार जो हमें बताया जा रहा है उस चीजों को हमने फॉलो अप किया, तो इस बार मैंने देखा कि इस बार बहुत सारी दिक्कतों के बावजूद एमडीआरटी अक्टूबर मंथ में 20 तारीख के आसपास तक डन हो गई। तो अब 20 तारीख, क्योंकि बिजनेस का जो अभी समय है, मुझे लगता है कि मेरी आधी एमडीआरटी नवंबर दिसंबर में होती थी और आधी एमडीआरटी बाकी के 10 महीनों में होती थी। तो इस हिसाब से मुझे लग रहा है कि मैं कम से कम हो सकता है 2 एमडीआरटी और करके सीओटी हो जाए मेरा, नहीं कम से कम 1 एमडीआरटी तो और हो ही जाएगा। तो बट हाँ, जो अभी आप बात कह रहे थे सर, मैं उससे 100% सहमत हूँ। जब तक हम हिसाब नहीं देंगे, जब तक हमें अपना टारगेट पता ही नहीं चलेगा, हम उसको बार बार रिवाइज, क्योंकि हम जब लोगों से कहते हैं तो फिर हमें कहीं ना कहीं फील होता है कि यार मैं जब कल जाऊंगा शायद कोई पूछ ना ले, तो फिर हम अंदर से काम करते हैं। वो टारगेट जब हमें याद रहता है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो मुझे लगता है हम सबके साथ यही है कि हमें अपने जो हम टारगेट बनाते हैं बस कहने के लिए होते हैं, बाद में भूल जाते हैं। जिन लोगों को भी अपने टारगेट्स याद रहते हैं वो अचीव कर पाते हैं, क्योंकि जब तक विजन याद नहीं होगा तो अचीव कैसे होगा। तो मैंने देखा है कि जब हमारी लगातार क्लास चलती थी, मैं तो आप सबका बहुत धन्यवाद करता हूँ कि मैं बहुत तरस रहा था सच में, बहुत अकेलापन महसूस हो रहा था, क्योंकि डिजिटली में वो बात नहीं आ पाती जो हम फिजिकल मिलते थे। एक एक व्यक्ति से 5-10 मिनट बैठ के मार्गदर्शन मिल जाता था। और हमने देखा कि आज आप कोई भी कोर्स करने जाइए किसी भी ट्रेनर का, वो लाखों रुपए ले रहा है साल भर में हमसे, बट यहाँ पे हम हजारों में काम चल रहे थे हमारे। मतलब अगर हम देखें, हम अपना चलो ये भी मान लें, कन्वेंस भी है, भी बाकी सब कुछ भी जोड़ लें, तो हम मतलब एक तरह से कुछ भी ना खर्चा होके हमें इतना बड़ा मार्गदर्शन मिल रहा था। फिर यहाँ पे रियल एक्सपीरियंस है, जो लोग करके आ रहे हैं, जो लोग फेस करके आ रहे हैं, जो लोगों को रिप्लाई देके आ रहे हैं, मतलब ये मार्गदर्शन कहीं से नहीं मिल रहा। लेकिन बस क्या है कि क्योंकि फ्री में मिल रहा है तो शायद हम सब उसकी उतनी वैल्यू नहीं कर पा रहे हैं। और तीसरी चीज ये है, मैंने देखा है जब भी कोई केस फंसता है, फोन करो किसी ट्रेनर को, कोई रिप्लाई नहीं दे पाता, बोलते हैं अपनी ब्रांच से पूछो, अपने डीओ से पूछो। बट एफपीआरटी के किसी भी बोर्ड मेंबर को हम कॉल करते हैं, हमें प्रॉपर वो एक्चुअल चीजें पता चलती हैं जो ब्रांचों से, डिवीजन से भी नहीं पता चलता। मेरे कई केस फंसे, मैंने चाचा जी को फोन किया, सुरेश जी को, अतुल जी को फोन किया, काला साहब को फोन किया, रोचक जी को फोन किया। तो जब हम फोन करते हैं हमें ऐसा सटीक जवाब मिल जाता है कि हमारा केस हो जाता है। तो उस सब के लिए भी धन्यवाद। और मैं क्या कहूँ, मेरे पास तो शब्द ही नहीं है। बट मेरी तो लाइफ में इतना बड़ा परिवर्तन आया है कि अब मुझे कोई भी विजन बड़ा नहीं लगता। मुझे सीओटी टीओटी, मुझे लगता है कि अगर हम कंटिन्यूअस सिर्फ फॉलो करते रहें तो हमारे लिए बहुत ज्यादा ना कोई हैबिट बदलने की जरूरत है, ना एडिशनल हमें कुछ बहुत एफर्ट्स करने की जरूरत है। बस वो कंटिन्यूअस हैबिट्स अगर हम लगातार एफपीआरटी से जुड़े भी रहें, तो छोटी छोटी जो हैबिट हमारी एफपीआरटी ने बदल दी है, उसी से हम हाईएस्ट गोल को अचीव कर सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू अगेन। ग्रेट, वेरी गुड। पवनवीर जी, आपने जो एमडीआरटी अपना जो करा है ना, वो इसी वजह से किया है कि आपने कुछ टारगेट्स जनवरी में ले लिए थे, और जब आपने जनवरी के टारगेट्स लिए थे वो सीओटी का था, जहां तक मुझे ख्याल आ रहा है। ठीक है, तो आपने यदि हमने कोई बड़ा टारगेट लिया था तभी हम उसको स्प्लिट करके उसको काम कर पाते हैं। और ये भी रीजन आपका जो अक्टूबर तक हो पाया ना, तो इसलिए कि यदि आपने एमडीआरटी का ही टारगेट लिया होता तो शायद आज भी आप नवंबर दिसंबर का इंतजार कर रहे होते।
तो मेरी आपसे विनती है, अभी भी 60 दिन है और एक महीने 31 दिन में आपको जो 60 दिन के अंदर 2 MDRT होना कोई बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। तो मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करता हूँ, पुनः रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप दोबारा से अपना इसको 60 दिन को पूरे प्रॉपर तरीके से इनकैश किए। राठौर जी, ये इसको स्क्रीन को हटा दीजिए, ये अपनी आफ्टर द मीटिंग हमने बात करनी है इसके बारे में, ठीक है। अभी आज प्रधान जी कुछ कहना चाह रहे हैं सर। है जी, कौन सर? प्रधान जी कुछ कहना चाह रहे हैं सर। प्रधान सर कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ प्लीज प्रधान जी को बोलिए सर। नहीं, मुझे कुछ नहीं कहना। जी, मैं तो बस एक ही बात कहना चाहता हूँ सब लोगों से कि FPRT एक गुरुकुल है और गुरुकुल में हम लोग एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे को आगे बढ़ते हुए देखकर हमको अच्छा लगता है। तो पवनवीर की बात जो पवनवीर कह रहे थे, मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ किसी का उद्देश्य भी कमाना नहीं है। बोर्ड के हर सदस्य ने कुछ दिया है, यहाँ से कुछ लिया नहीं है। तो मेरा सबसे निवेदन ये है कि इस प्लेटफॉर्म को सब लोग मिलकर इतना आगे ले जाएं, इतना आगे ले जाएं कि आपको कहीं बाहर झांकने की आवश्यकता ही ना रहे। अच्छा लगता है जब इस तरह की शेयरिंग होती है। तो मैं चाहूंगा कि बहुत समय हो गया है, अब अशोक कालरा जी को बुला लेना चाहिए। मैं भी उनको सुनने के लिए बेताब हूँ। बहुत दिनों के बाद अशोक जी को सुनने का अवसर मिल रहा है हम लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी। और प्रधान जी के आदेश के अनुसार मैं आज की जो स्पीकर हैं अशोक कालरा जी को इनवाइट करता हूं। अशोक कालरा जी हमारे FPRT के बोर्ड मेंबर हैं, TOT एडवाइजर हैं और एक ट्रेनिंग भी चलाते हैं और इंश्योरेंस पे और इंश्योरेंस के जो कंसेप्ट हैं और इंश्योरेंस की जो कॉम्बिनेशंस हैं उसके वो मास्टर मानते हैं। हम भी अपने जैसे पवनवीर जी ने बताया कि भाई कभी भी हमने कालरा जी को भी हमने कभी बात करी और किसी जगह पे किसी भी सर्विसिंग इशू के ऊपर कालरा जी से कोई बात करी गई है तो शायद वो पूरा का पूरा मतलब सर्विसिंग में कहाँ पे LIC में कौन सी जगह पे क्या चीज की जरूरत पड़ती है, वो सारा इंफॉर्मेशन उनके पास इंस्टेंट अवेलेबल होता है। उनको किसी चीज को देख के बताने की जरूरत कभी आज तक हमने महसूस नहीं करी कि उन्होंने कहा हो कि अतुल भाई मैं चेक करके बताऊंगा। जब हमने उनसे कोई बात करी वो हमेशा हमारे लिए अवेलेबल रहे और इंफॉर्मेशन बहुत जबरदस्त, क्योंकि बड़ा एक्सपीरियंस है, 30 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस हो चुका है, तो नेचुरली एक्सपीरियंस के साथ साथ और काम किया है। सबसे बड़ी बात यह कि इन 30 सालों में उन्होंने सिर्फ काम ही किया है। तो अब मैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं अशोक कालरा सर से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो आज का सेशन शुरू करें। और जैसे ऑलरेडी हम लोग 8:20 हो चुके हैं, तो मैं कालरा सर आपसे आधे घंटे के लिए रिक्वेस्ट करूंगा, आप आधे घंटे का टाइम रखिएगा। 8:50 पे आप हमारे को ये वापस हमें कुछ शेयरिंग करनी होगी अपने कल के प्रोग्राम के लिए। तो मैं आई एम वेरी सॉरी कि आज थोड़ा टाइम आपसे कम मिल रहा है, लेकिन आप हमारे घर के हैं तो आपको तो जब चाहेंगे वैसे जब बुला सकते हैं, तो ये इसका हम फायदा भी उठा रहे हैं। जरूर जरूर। तो नाइस ऑफ यू, थैंक यू अतुल भाई। राजेश जी कह रहे थे कि बहुत दिनों बाद सुनने का मौका मिल रहा है। राजेश भाई कभी भी आप मुझे मैसेज कर दो, मैं आपको फोन करके सारी बातें कर लूंगा, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और रही बात आज आधा घंटा मिल रहा है, बेसिकली तो एक चिंगारी चाहिए किसी को भी आगे बढ़ने के लिए, वो चिंगारी क्षण भर में लग सकती है। आधा घंटा भी आपने मुझे बहुत ज्यादा समय दे दिया, तो देखते हैं आज मैं क्या चिंगारी लगा पाता हूं कि हम अपने टारगेट्स को कैसे अचीव करें बाय दिसंबर। दोस्तों मेरा आज का टॉपिक अचीव योर टारगेट है, मैं उसको शुरू करना चाहूंगा एक सवाल से। वो सवाल ये है, आप चैट बॉक्स में लिखें कि ऐसी क्या चीज आपको मिल जाए जिससे आपका टारगेट अचीव हो जाए। मैं अगले 20 मिनट के अंदर आपको वो चीज देने के लिए तैयार बैठा हूं। प्लीज राइट इन योर चैट बॉक्स, ऐसी क्या चीज आपको मिल जाए जिससे आपका टारगेट पूरा हो सकता है, वो अगले 20 मिनट के अंदर मैं आपको दे दूंगा। ओके, गोल डायरेक्शन, प्रोस्पेक्ट्स, ओके, अपॉइंटमेंट, प्रीमियम, डन, few positive clients, okay, और थैंक यू प्रोस्पेक्ट्स चाहिए, बिग प्रोस्पेक्ट्स चाहिए, फन कॉम्बिनेशन चाहिए, हाउ टू प्रेजेंट चाहिए,
बढ़िया। हैंडलिंग ऑफ क्लाइंट्स चाहिए, प्रीमियम चाहिए। चलिए, हाउ टू ऑर्गेनाइज वर्क, ओके 50% पूरा हुआ है अभी। ट्रेनिंग चाहिए, अपॉइंटमेंट चाहिए, प्रोस्पेक्ट्स चाहिए, एनआरआई क्लाइंट्स चाहिए। बढ़िया। चलिए, हम प्रयास करते हैं अगले 20 मिनट के अंदर हम देखते हैं कि इसमें से जो जो आपको चाहिए था वो कितना आपको मिल पाया, राइट। और मेरा प्रयास रहेगा कि इनमें से सब चीज आपको मिल जाए। सोल्ड पॉलिसी स्टोरी, ओके प्रदीप जी मिलेगा ये भी, ऐसे स्टोरी के अंदर पॉलिसी आपको सेल करनी है। दोस्तों, इसके अंदर आप मुझे बताएं, आर यू ए सेल्स पर्सन और एन बिजनेसमैन? कितने लोग मानते हैं अपने आप को सेल्स पर्सन है और कितने लोग अपने आप को मानते हैं बिजनेसमैन है? ओके, बोथ, 2 लोग बोथ लिखे, 90% लोग बिजनेसमैन लिख रहे हैं, राइट। सेल्स, चलिए पहले हम सेल्स से शुरू करते हैं। सेल्स जो है ना, जब हम अपने आप को सेल्स पर्सन मानते हैं तो हमारा फोकस कहाँ पर होता है? सिर्फ सेल्स के ऊपर होता है, राइट। और जब हम अपना फोकस सेल्स के ऊपर रखते हैं तो हम सिर्फ कहाँ घूम रहे होते हैं? किसी ना किसी तरीके से हमारी सेल्स हो जाए, राइट। उस सेल से रिलेटेड हमारे को अपॉइंटमेंट चाहिए, उस सेल से रिलेटेड ही हमारे को मीटिंग चाहिए, उस सेल से रिलेटेड ही प्रेजेंटेशन चाहिए, उस सेल से रिलेटेड ही कॉम्बिनेशन चाहिए। वो सारी चीजें हमारे आसपास जो घूमती हैं वो उसी फोकस में घूमती है कि हम सेल किस तरीके से कर पाए। लेकिन कितने लोग जानते हैं कि 80-20 का फार्मूला, 80-20 फार्मूला के ऊपर एक पूरी बुक भी है? यस, जानते हैं। थैंक यू मधु जी। तो अगर आप 80-20 फार्मूला को जानते हो तो 80-20 फार्मूला सिंपल सा ये कहता है कि जो सेल्स है वो सिर्फ 20% है। और इस सेल्स के अंदर जो आपकी मीटिंग, अपॉइंटमेंट, बिग प्रोस्पेक्ट, स्मॉल प्रोस्पेक्ट, अपॉइंटमेंट, प्रेजेंटेशंस, कॉम्बिनेशंस, ऑब्जेक्शंस, ये सब आ गई। बाकी 80% क्या है? प्लीज राइट इन योर चैट बॉक्स। प्रोसेस। अच्छा चलो, अब ये प्रोसेस को अगर हम उसको खोलने की कोशिश करेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। एक सिंपल सी बात पूछता हूँ, हम सभी लोग, ज्यादातर लोग LIC के साथ जुड़े हुए हैं, राइट। तो थोड़ी देर के लिए आप ये LIC के सारे पॉइंट्स मुझे बताएं कि LIC क्या क्या करती है। LIC पॉलिसी सेल करती है, LIC इंडिविजुअल्स को सेल करती है, LIC कॉर्पोरेट्स को सेल करती है, LIC ग्रुप्स को सेल करती है, LIC पेंशनर्स को पेंशन देती है, राइट। गवर्नमेंट सब्सिडाइज प्रोडक्ट्स को भी सेल करती है। तो क्या LIC का काम सिर्फ पॉलिसी सेल करना है? ओके, मार्केटिंग थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज, ठीक है, बढ़िया विनोद जी। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो LIC की जिस पोर्शन में हम हैं वो सिर्फ 20% पोर्शन है। 80% क्या है? 80% में हमारा हिसाब किताब रखा जा रहा है। अभी तो हमें पता लगता है ना, जैसे अरविंद जी ने कहा कि मैं जब ब्रांच में लोन लेने के लिए गया तो उन्होंने कहा जी अभी तो आपकी 8 ही पॉलिसी हुई है पिछले साल, आपको लोन नहीं मिलेगा, राइट। तो हिसाब किताब भी रख रही है LIC एक एक एडवाइजर का। बीच में हर 15 दिन पे, 5 दिन पे, 10 दिन पे, महीने में कॉम्पिटिशन्स आते रहते हैं, उन कॉम्पिटिशन्स का भी हिसाब रखती है। कॉम्पिटिशन्स में किस किस ने विन किया उसको भी प्राइज देना है, उसको कब प्राइज देना है वो भी करती है, राइट। इसके अलावा और क्या करती है? सेल्स के लिए क्या क्या चैनल्स हैं LIC के पास? पहले तो हम ही हैं, राइट। उसके बाद डायरेक्ट चैनल भी है,
उसके बाद ऑनलाइन चैनल भी है, उसके बाद डायरेक्ट एजेंट्स भी हैं, उसके बाद डीओस के थ्रू एजेंट्स भी हैं, उसके बाद एसबीएस के साथ भी एजेंट्स हैं, उसके बाद अलीका के साथ भी एजेंट्स हैं, उसके बाद सीएलआई के साथ भी एजेंट्स हैं, बैंकिंग चैनल भी है, ब्रोकर चैनल भी है। ये सारे चैनल होने के बाद भी और क्या क्या करती है एलआईसी? पॉलिसी सर्विसिंग का सारा काम करती है, पॉलिसी होल्डर सर्विसेज का सारा काम करती है, पॉलिसीज के डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करना, उसकी इमेज क्रिएट करना, वो इमेज भी वहीं पर रहती है, वो काम भी करती है। एक्चुअल में अगर हम सिर्फ एलआईसी को फॉलो कर लें, हमें समझ में आ जाएगा कि हमें क्या क्या करना है। हमें क्यों ब्रांच मैनेजर की कभी हफ्ते में या कभी 10 दिन में एक बार कॉल आती है, आपको ये करना है। हमें क्यों डीओ की या एसबीआई की कॉल आती है 10 दिन में, 15 दिन में एक बार, हमें ये करना है। कस्टमर्स की मनी बैक भी देना है, कस्टमर की मैच्योरिटीज भी देनी है, कस्टमर के नॉमिनेशन भी चेंज करना है, कस्टमर का असाइनमेंट भी करना है, राइट। अगर एलआईसी ये कहने लगे कि हमें तो ये सारे काम करने होते हैं इसलिए हम तो सेल्स नहीं करेंगे, इस बार सेल्स के बिजनेस को छोड़ देते हैं, क्योंकि इस बार ना कोविड की वजह से सरेंडर, मनी बैक्स, लोन, प्रीमैच्योरिटी, डिस्काउंटेड क्लेम्स बहुत ज्यादा आ गए हैं। ऐसा कहा एलआईसी ने, बल्कि एलआईसी ने वो सारे काम करते करते भी पिछले साल मुकाबले, मतलब 2019 की बात करूं तो 19 मुकाबले 20 के अंदर ज्यादा काम किया, 21 में उससे भी ज्यादा काम किया। हम क्यों नहीं फॉलो करते उस सारे स्टेप्स को? क्यों? क्योंकि हम अपने आप को एक सेल्स पर्सन समझ के बैठे हुए हैं, हमारा काम तो पॉलिसी सेल करने का है, इसके अलावा हमारा कोई काम नहीं है। और जब हम पॉलिसी सेल करने के ऊपर भी फोकस करते हैं, तो जब एक बहुत पुरानी कहावत है, जिस जिस चीज के पीछे आप भागोगे वो चीज आपसे और दूर होती चली जाएगी। कितने लोग इस बात से सहमत हैं? और जो लोग एग्री नहीं है, वो याद करें अपने स्कूल टाइम के, कॉलेज टाइम को, कि जिस लड़की के लिए उन्होंने कभी कुछ सोचा था वो आज उनके घर में नहीं है। तो बड़ा सिंपल सा फार्मूला है कि जिस चीज के पीछे भाग रहे हो वो चीज जो है आपसे और आगे स्पीड में भागेगी, और जिस चीज के लिए प्यार चाहिए वो प्यार से अपने आप अपने पास आ जाएगी। अगर हम अपने आप को सेल्स पर्सन से मानना छोड़ करके बिजनेसमैन मानना शुरू कर दें, बिजनेसमैन का रोल होता है, बिजनेसमैन सिर्फ सेल नहीं कर रहा होता। बिजनेसमैन, अगर हम फैक्ट्री की बात करें तो फैक्ट्री के लिए उसको रॉ मटेरियल भी चाहिए। रॉ मटेरियल कौन लेकर आएगा, कहाँ से लेकर आएगा, उसके लिए भी उसको तैयारी करनी है। रॉ मटेरियल आने के बाद उसको कैसे प्रोसेस करना है, उसकी मशीनरी भी उसको तैयार करनी है। मशीनरी प्रोसेस तैयार होने के बाद प्रोडक्ट तैयार हो गया, उसकी पैकिंग होनी है। प्रोडक्ट तैयार होने के बाद, पैकिंग होने के बाद उसको मार्केट में डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पर भी देना है। डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास जाने के बाद वो उसकी वहां तक जोर रहता है कि वो डिस्ट्रीब्यूटर्स को इतने ऑफर्स देता है कि आप ये माल जल्दी से जल्दी बेचो ताकि हम आपको ये बेनिफिट दे सकें। क्योंकि अगर डिस्ट्रीब्यूटर माल लेकर के अपने गोदाम में रख लिया और उसका माल बिका ही नहीं, क्या अल्टीमेटली प्रॉफिट, जितना प्रॉफिट उसे चाहिए था, क्या वो आ पाएगा? उतना नहीं आ पाएगा, क्योंकि उससे एक बार सेल हुई, उसके बाद वाली सेल नहीं हो पाई। अगर हमारे पास वो प्रोसेस ही नहीं है सारे के सारे सिर्फ सोचने के लिए, और हम सिर्फ सेल के ऊपर फोकस कर रहे हैं, बस आप मेरे को बता दीजिए कि एक प्रोस्पेक्ट, वहां पर जाकर के मैं पॉलिसी समझा देता हूँ। आप बेशक मैं आपको एक प्रोस्पेक्ट का नंबर दे देता हूँ, मैं आज जिस जिसको प्रोस्पेक्ट चाहिए मेरे को फोन करना, मैं आपको एक एक नंबर दूंगा, जाकर के सेल करके आना, ठीक है? लेकिन कल क्या करोगे? परसों क्या करोगे? अगले 60 दिन क्या करोगे? अगले 365 दिन क्या करोगे? अपनी रेस्ट ऑफ लाइफ क्या करोगे? अगर वो चीज जानना चाहते हो तो उसके लिए हमारे को एक प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, और वो प्रोसेस हमारा सिंपल सा है। एक फॉर्मूला नोट कराता हूं आपको, ईपीएच। ईपीएच नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए। ईपीएच इज एक्स्ट्रा पावर पावर। ये हम सभी के पास है, लेकिन हम उसको यूटिलाइजेशन नहीं करते। ईपीएच इज एक्स्ट्रा पावर आर। सुबह उठने के बाद कम से कम
1 घंटे तक आप जिस टाइम भी उठते हैं, मैं नहीं कहूंगा कि आप अर्ली राइजर हैं, लेट राइजर हैं, 8 बजे उठे, 5 बजे उठे, 6 बजे उठे, जब आपका मन करता है जब आप उठते हैं, ठीक है। बहुत से लोग हैं जो सुबह 7:30 बजे सेल्स के लिए निकल जाते हैं, बहुत से लोग हैं जो 12 बजे सेल्स के लिए निकलते हैं, बहुत से लोग हैं जो 4 बजे सेल्स के लिए निकलते हैं, बहुत से लोग हैं जो 6 बजे तक सोच रहे होते हैं आज करना क्या है, और शाम को 8 बजे जब खा रहे होते हैं तो बोलते हैं आज का दिन खत्म हो गया, अब कल करेंगे, राइट। तो मेरा किसी से कोई शिकवा नहीं है, सभी लोग अपनी अपनी जगह पर बिल्कुल सही हैं। ये सिर्फ इतना सा कर सकते हैं कि 1 घंटा सुबह मोबाइल, लैपटॉप, स्क्रीन ही से दूर रहें, और इस 1 घंटे के अंदर सिर्फ ये प्लान करें कि आज मुझे क्या करना है। अगर अगले 60 दिन जो हमारे पास बचे हैं दिसंबर 31 तक, तो हम कोई भी टारगेट अचीव कर सकते हैं जो भी हमारे मन में हो। पवनवीर जी की एक एमडीआरटी हो गई है, दूसरी भी हो सकती है, अरविंद जी की एक एमडीआरटी हो सकती है, दूसरी भी हो सकती है, तीसरी भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है। और कल जो हमारा प्रोग्राम होने वाला है उसके अंदर हम आपको ऐसे ही स्पीकर से मिलवाने वाले हैं जिनकी ऑलरेडी 7 एमडीआरटी हो चुकी हैं, और वो अगले 2 महीने के अंदर 5 एमडीआरटी और करने वाले हैं। लेकिन इसके बारे में ज्यादा डिटेल आपको अतुल भाई बताएंगे एट द एंड ऑफ द सेशन। मेरा इस बात को बताने का पर्पस सिर्फ इतना था कि एलआईसी ने तो या एमडीआरटी ने तो कहा कि 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक आपको अपने टारगेट्स पूरे करने हैं, लेकिन बहुत से लोग उसको पहले कर गए। पहले क्यों कर गए? आखिर कुछ तो एक्टिविटी करी होगी, कुछ एक्स्ट्रा पावर लगाई होगी उस आवर के अंदर, कुछ तो उसने सोचा होगा मैं इसको जनवरी में कर लेता हूँ, किसी ने तो सोचा होगा कि मैं इसको दिसंबर में करता हूँ, किसी ने सोचा होगा मैं इसको दिसंबर के बाद भी देख लूंगा। मेरे पास तो अक्सर ट्रेनिंग के लिए जब फोन आते हैं तो लोग मेरे को बोलते हैं सर, मैं पूछता हूँ एमडीआरटी हुई? बोले हाँ एमडीआरटी तो हुई सर, पिछले 3 साल का मिलाकर के एमडीआरटी हो गई। तो ऐसे भी लोग हैं जो पिछले 5 साल का मिलाकर एमडीआरटी काउंट कर रहे हैं, ऐसे भी लोग हैं जो पिछले 10 साल का मिलाकर एमडीआरटी काउंट कर रहे हैं। मेरा पर्पज सिर्फ आपको ये बताने का है कि हमारे जो ईपीएच है, एक्स्ट्रा पावर आवर है, वो सुबह सुबह ड्रेन हो जाता है, क्योंकि हम या तो किसी स्क्रीन के साथ लग जाते हैं, या किसी मोबाइल के साथ लग जाते हैं, या अपने लैपटॉप के साथ लग जाते हैं। इन 3 चीजों से अगर आप दूर रह करके 1 घंटा अपना सुबह दे देते हैं तो आपका दिन डिसाइड हो जाएगा कि आज मुझे क्या करना है। मैं कहता हूं अगर आपको आज पूरा दिन आराम करना है, आप वो भी डिसाइड कर लो ना, आज मुझे कुछ नहीं करना, आज मुझे आराम ही करना है, भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन डिसाइडेड तो हो। शाम को कम से कम फ्रस्ट्रेशन तो ना आए कि मुझे ये करना था मैंने नहीं किया। कितने लोग मानते हैं कि टाइम मैनेजमेंट बहुत ही जरूरी है? राइट इन योर चैट बॉक्स। यस यस यस। ओह, ललित जी कह रहे हैं टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। थैंक यू वेरी मच। तो मैं आपसे आज आपके दिमाग से एक छोटा सा मिथ निकाल के देना चाहता हूं कि टाइम मैनेजमेंट, मतलब एक बड़े प्यार से सवाल पूछ रहा हूं आपसे, टाइम मैनेजमेंट पॉसिबल है? आप टाइम को मैनेज कर सकते हो? अंबानी जी के पास भी 24 घंटे, मेरे पास भी 24 घंटे, राजेश चेतन जी के पास भी 24 घंटे, अतुल भाई के पास भी 24 घंटे, पवनवीर के पास भी 24 घंटे, सबके पास 24 घंटे ही भाई। आप मैनेज कैसे कर सकते हो टाइम को? और वो अपनी स्पीड से चल रहा है। आ रहा हूँ प्रदीप जी, आ रहा हूँ और आगे आ रहा हूँ। इसका मतलब टाइम मैनेजमेंट नहीं हो सकता, तो टाइम मैनेजमेंट हो ही नहीं सकता तो वो इंपॉर्टेंट ही कहां से हुआ? राइट। आप देखो कि जो चीज हो नहीं सकती उसको हम इंपॉर्टेंट मान के अपनी लाइफ का कितना बड़ा हिस्सा उसके लिए गंवा रहे हैं। आप बताओ, आज तक जितनी बार भी हमने टाइम टेबल बनाया किसी भी चीज के लिए, क्या हम उसको 4 दिन से ज्यादा फॉलो कर पाए? कुछ धुरंधर बैठे होंगे जिन्होंने 30 दिन तक फॉलो कर लिया होगा, उसके बाद खत्म हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि देयर इज नो टाइम मैनेजमेंट, इट इज ओनली एक्टिविटी मैनेजमेंट। एक्टिविटी हमारे को मैनेज करनी है सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कि आज मुझे ये करना है, आज मुझे ये करना है। अतुल जी आज एक्टिविटी मैनेज करेंगे कि कल एफपीआरटी के प्रोग्राम में हमें क्या क्या तैयारी करनी है, और मैं तैयारी करूंगा मेरे को एफपीआरटी के प्रोग्राम में पहुंच कर क्या क्या करना है। राइट। तो ये सारी एक्टिविटी आज सोची जाएंगी तभी तो होंगी। और एक्टिविटीज के अंदर भी अब
एक इशू आ जाता है कि एक्टिविटी तो हम 10 लिख लेते हैं, 15 लिख लेते हैं, 20 लिख लेते हैं, उसके बाद उसको प्रायोरिटाइज कौन करेगा? उसका पहले नंबर पे ये होना चाहिए, दूसरे नंबर पे ये होना चाहिए, तीसरे नंबर पे ये होना चाहिए, चौथे नंबर पे ये होना चाहिए, पांचवें नंबर पे ये होना चाहिए, छठे नंबर पे ये होना चाहिए। वो प्रायोरिटीज कौन देगा? और अगर हमने प्रायोरिटीज दी भी तो हम उस पर पाएंगे कि इस वाली एक्टिविटी को पहले कर लेते हैं, ये ज्यादा जरूरी लग रही है, राइट? और वो ज्यादा जरूरी वाली एक्टिविटी क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि हमारी एक बेसिक नेचर है, बेसिक आदत है प्रोक्रास्टिनेशन की, किसी भी काम को टालने की। क्योंकि हम तो उससे युधिष्ठिर से भी ज्यादा वो हैं। हमें तो युधिष्ठिर को तो कल का भी नहीं पता था, उसने तो गलती से एक ब्राह्मण को कह दिया था कि आप कल आ जाना भिक्षा लेने के लिए, तो भीम ने जो है ढोल बजाने शुरू कर दिए थे। मेरे भाई तो यक्ष से भी ज्यादा मशहूर है, मतलब उन्हें पता लग गया कि भाई मेरी मौत कल तक नहीं आने वाली। इसका मतलब ये हुआ कि हम तो उस युधिष्ठिर से भी ज्यादा परंपरा में अपने आप को डुबो चुके हैं कि हमें तो अगले 20 साल, 25 साल, 50 साल का भी सब पता है, बात नहीं, कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, कल कर लेंगे। और अगर यही चीजें हमारे साथ चलती रही तो हम लाइफ में पहुंचेंगे कहाँ? जब सिकंदर आधी दुनिया को जीत चुका था तो वो एक स्वामी जी के पास पहुंचा और बहुत नाम सुना हुआ था उस स्वामी जी का। स्वामी जी के पास पहुंचने के बाद उसने कहा कि मैं आधी दुनिया जीत चुका हूँ, बाकी आधी दुनिया मुझे जीतनी है, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? उसने इस तरीके से ऑफर किया। तो स्वामी जी ने कोई जवाब ही नहीं दिया। तो स्वामी जी ने जब जवाब नहीं दिया तो उसने फिर कहा, आप समझ पा रहे हैं मैं सिकंदर हूँ और जो आधी दुनिया को जीत चुका है और बाकी आधी दुनिया में जीतने वाला हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? तो उसने बोला, भाई देख, अगर तू कर सकता है तो अभी एक काम कर, थोड़ा सा साइड में हो जा, मेरे को जो सूरज की रोशनी मिल रही है उसकी वजह, उसके बीच में आप आ रहे हो, तो अगर थोड़ा साइड में हो जाओगे तो मेरे को सूरज की रोशनी प्रॉपरली मिलती रहेगी, राइट? तो उसे बड़ा गुस्सा आया कि भाई ये समझ ही नहीं पा रहा है यार, मैं आधी दुनिया जीत चुका हूँ और ये सब कर रखा हूँ। तो उसने पूछा कि भाई अगर तू आधी दुनिया जीत चुका है और बाकी आधी दुनिया भी जीत जाएगा, यानी पूरी दुनिया जब जीत जाएगा फिर क्या करेगा? बोला, आराम करूंगा। तो बोला, मैं तो आराम अभी कर रहा हूँ बिना दुनिया जीते। तो तेरे को दुनिया जीत के आराम करना है, मेरे को दुनिया बिना जीते आराम करना है। तो अगर आराम ही करना है तो फिर मैं इस तरीके से भी कर सकता हूँ, नॉट नेसेसरी कि मेरे को उसके लिए पूरी दुनिया जीतनी पड़ेगी। तो ये हमारा माइंड परसेप्शन है बेसिकली किसी भी चीज के लिए। हम, अब कई लोग हैं कि काम को परफेक्शन के तरीके से करना है, अगर जब तक काम परफेक्ट नहीं होगा तब तक मैं करूंगा ही नहीं। जब तक मेरे पास एक प्रॉपर 20 लोगों की लिस्ट नहीं होगी तब तक तो मैं फोन करना शुरू ही नहीं करूंगा। वो 20 लोगों की लिस्ट परफेक्शन के लिए मजबूरी हो जाती है। अगर हम हर घंटे में सिर्फ 2 कॉल्स कर लें, पॉसिबल है? 20 लोगों की लिस्ट बनाने की जरूरत नहीं है। जो 2 नाम आपको 1 घंटे भर में याद आते हैं और आप अपनी एक्टिविटीज में लगे रहिए, जो 2 नाम याद आते हैं 5-7 मिनट 10 मिनट में कॉल करके खत्म, 40-50 मिनट अपना काम कीजिए, वो भी पॉसिबल हो सकता है। लेकिन समस्या क्या है कि हम आज तक यही नहीं समझ पाए कि हमें कौन सा काम पहले करना है, कौन सा काम बाद में करना है। काम सारे जरूरी हैं लाइफ के, कोई भी काम ऐसा नहीं है। कई बार हम, नया प्रपोजल होता है तो हम उसके लिए लंच छोड़ देते हैं, ये वाला काम पहले कर लेते हैं। लेकिन क्या कभी सर्विसिंग के काम के लिए इस तरीके से लंच छोड़ने की जरूरत पड़ी है? नहीं। तो अगर जब तक हमारा डिसीजन नहीं है कि कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, कौन सी नहीं है, मैं तो कहता हूँ लंच छोड़ना ही गलत है, चाहे वो न्यू बिजनेस के लिए हो चाहे सर्विसिंग पार्ट के लिए हो। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे को अपना डिसीजन ये लेना पड़ेगा कि हमें करना क्या है। अगर मैं एमडीआरटी कर लेता हूं तो उस एमडीआरटी को मैं क्यों करना चाहता हूं वो तो मेरे को पता हो। मैं एमडीआरटी क्यों करना चाहता हूं, मैं सीओटी करना चाहता हूं, मैं सीओटी क्यों करना चाहता हूं, मैं टीओटी करना चाहता हूं, मैं टीओटी क्यों करना चाहता हूं। जब तक मुझे ये क्लियर नहीं होगा, और ये क्लैरिटी आने में कम से कम 30 से 40 दिन का समय लगता है, जब जाकर के आपके दिमाग में क्लैरिटी आ पाती है। अब आपको सोचने पे मजबूर होते हैं 30 से 40 दिन के बाद कि क्यों करना है, तब आपको लगता है, तब आपका दिमाग काम करना शुरू करता है, हाउ टू कनेक्ट विद द पीपल ऑन फोन एंड टॉक विद कॉन्फिडेंस। ऐसे हम लोगों से मिलें और फिर उनके साथ कॉन्फिडेंस के साथ बात करें। फिर हमारे को समझ में आता है कि कैसे हमारे को क्लैरिटी
लीड्स जनरेट करनी है, कैसे हमारे को कस्टमर्स क्रिएट करने हैं, कैसे हमारे को रिजेक्शंस को दूर रखना है, कैसे हमारे को फ्रस्ट्रेशंस को दूर रखना है, तो हम सोच पाएंगे। कैसे हम अपने कस्टमर को कन्विंस कर पाए कि अपने कस्टमर को हम प्रोस्पेक्ट को कस्टमर में कन्वर्ट कर पाए। ऐसी क्या बातें वहां पर बोलें, वो पॉलिसी ले या ना ले लेकिन अगली बार हमें बुलाए। ऐसी क्या चीजें हम उसके साथ करें जिससे सामने वाला देख कर कहे कि हाँ यार मेरे को भी ये करनी है, मैं इस चीज से चूक गया। तो जब तक हम 80% समय, जो ये 20% का समय सेल्स के लिए चाहिए, 80% का टाइम हमारे को लर्निंग के लिए चाहिए, ट्रेनिंग्स के लिए चाहिए, रीडिंग के लिए चाहिए, थिंकिंग के लिए चाहिए, प्लानिंग के लिए चाहिए। और जब तक ये सारी चीजें नहीं होंगी हम ऐसे ही भटकते रहेंगे। और अगर ये भटकना हमारा इसी तरीके से रहा तो एक्चुअल में हम सिकंदर हैं, समझ लीजिए। भटक करके भी हमें क्या मिला, हम एक तरीके से आधी दुनिया जीत चुके हैं, मतलब आधी जीवन अपना बिता चुके हैं, आधा जीवन और बिताना है, और उसके बाद हम सोच रहे हैं आराम करेंगे। आराम करना है आज कर लो, काम करना है आज कर लो। वो बात कहते हैं ना, कल ही तो कल के बारे में समझाया था, आज वही कल है जिसके बारे में आप कल की चिंता कर रहे थे। आज भी वही वाली सिचुएशन है। हर वक्त अगर वही सिचुएशंस में रहना है, इस सिचुएशन से हमें बाहर आना पड़ेगा। ठीक है, दिन भर में कितने लोगों से मिलना है, कितने लोगों से कॉल्स करनी है, कितने लोगों से मीटिंग करनी है, कैसे मीटिंग करनी है। कल मैं एक पार्टिसिपेंट से बात कर रहा था और मैंने उन्हें आइडिया दिया, कितने लोग हैं जो जीवन उमंग या जीवन लाभ या जीवन आनंद भी एक पॉलिसी के ऊपर फोकस करके काम कर रहे हैं। प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स, जो पर्टिकुलर पॉलिसी फोकस करके काम कर रहे हैं। पॉलिसी का नाम लिखें जिस पर भी काम कर रहे हैं। ओके, दीप जी कह रहे हैं उमंग पर काम कर रहे हैं, राइट। जोगिंद्र जी उमंग पर काम कर रहे हैं, उमंग और लाभ, उमंग और लाभ, नॉन पर्टिकुलर। ठीक है, जीवन लाभ। चलिए मैं आपको एक छोटी सी बताता हूँ, कल एक पार्टिसिपेंट से बात हो रही थी इसी बारे में। जो लोग उमंग के ऊपर काम कर रहे हैं, उमंग बहुत अच्छा प्रोडक्ट उन्हें लगता है, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ क्या उन्होंने उमंग अपने लिए लिया? जिनको लाभ बहुत अच्छा लगता है उन्होंने लाभ अपने लिए लिया? सही, यस और नो। अगले 3 मिनट के अंदर बहुत बढ़िया स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ। यस, जोगिंद्र जी कह रही है यस, प्रदीप जी कह रहे हैं नहीं लिया। एक चीज बताओ, जिस चीज से आप ही कन्विंस नहीं हो आप दूसरे को कन्विंस कर पाओगे? थैंक यू रामानंद। जिस चीज से हम कन्विंस नहीं है उसके लिए हम कस्टमर को कन्विंस कर पाएंगे? और अगर नहीं लिया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आज आपके पास समय है, ध्यान जाइए, अपना प्रपोजल डालिए बढ़िया सा, जितना नॉन मेडिकल के अंदर आपका पास हो सकता है। अब ये मत बोलना 1 लाख का पास हो जाएगा, 2 लाख का पास हो जाएगा, 5 लाख का पास हो जाएगा, इतना मैक्सिमम बिना मेडिकल के पास हो सकता है। प्रपोजल अपना आज ही डालिए। पॉलिसी डालते ही आपको मेल के ऊपर बॉन्ड आ जाएगा, बॉन्ड प्रिंट कीजिए और वो बॉन्ड लेकर के अगले 60 दिन सिर्फ लोगों के पास जाकर के कहें ये पॉलिसी अच्छी थी, मैंने ले ली है, अगर आपको लेनी है तो ले लो, बस। आप सोच नहीं सकते कि इससे कितना बड़ा टारगेट अचीव हो जाएगा आपका। समस्या ये है कि हम अपने लिए ही नहीं लेना चाहते। तो 8:50 हो गए हैं। अतुल भाई अगर किसी का कोई सवाल है कुछ है तो मैं सवाल लेना चाहूंगा। मेरे ख्याल से मैंने शायद आधे घंटे के साथ जस्टिफाई दिया। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक भाई। आपने अपना जो आपकी ये आर्ट है कि आप कहाँ पे रुकना है, कब रुकना है और कैसे रुकना है, और ये महसूस भी नहीं होने देते कि बीच में रुके हैं आप। ठीक है तो ये आपकी क्वालिटी है और इस चीज को हम आपको सैल्यूट करते हैं। आपने ये जो सेशन लिया बहुत अच्छा सेशन लिया। आपने सही बताया कि कोई भी टाइम को मैनेज नहीं कर सकता, मैनेज हमें एक्टिविटी को करना है। और ये बहुत एक सिकंदर की बात भी एक अच्छी लगी कि भाई जब दुनिया आधी जीत ली और उसके बाद भी वो घूम ही रहा है तो घूमते रहेंगे जिंदगी भर। तो हमें अपने टारगेट्स अचीव करने ये समझना पड़ेगा कि हमें
हमें क्या चीज अचीव कर रही है और क्या चीज हमें, हमारा क्या टारगेट है। अरोड़ा सर एक बार आप म्यूट कर लें प्लीज, सुरेश अरोड़ा सर। अच्छा जी। तो किसी का कोई है क्वेश्चन तो करिए, नहीं तो फिर मुझे 2-4 मिनट और चाहिए। किसी का डिजिटल हैंड रेज है क्या? नहीं, किसी का डिजिटल हैंड रेज नहीं है अभी। चलो अब ये राजेश राठौर, अब वो जरा जो बैनर है वो उसको आप फ्लैश कर दीजिए। संजीव पुरी ने रेज हैंड किया है। किसने? संजीव पुरी। एक बार संजीव पुरी जी को अनम्यूट करो, पहले उनसे पूछते हैं कि क्या चाहते हैं। अनम्यूट करो संजीव जी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आज ये टॉपिक लाए हैं, इनफैक्ट मैं इस टाइम पे इसी एक फेज से निकल रहा था। सर से मेरा एक ये होगा सर, ऑर्गेनाइज करने में, आपने प्रायोरिटाइज करने का, बट ऑर्गेनाइज करने में क्या हो रहा है कि कई बार हमारे इंश्योरेंस में जब जीएससी मिक्स करते हैं तो अलग अलग तरीके बहुत सारे काम पाइल अप हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। उस सारे वर्क को हम कैसे प्रायोरिटाइज करें, ये क्लियर नहीं हो पा रहा मेरे पास, क्योंकि इसमें काफी सारे अलग अलग काम पाइल अप हुए पड़े हैं। मैं बस रात को 12 बजे तक काम कर रहा हूँ, सुबह 6 बजे काम कर रहा हूँ, बट काम क्लोज नहीं हो रहे हैं। बढ़िया। ये काम इसलिए क्लोज नहीं हो पा रहे क्योंकि हर काम मैं खुद करना चाहता हूँ। कोई भी बिजनेसमैन अगर आप देखोगे तो वो 11 बजे अपने फैक्ट्री में पहुंचता है, 4 बजे वहां से निकल जाता है, राइट। उन्होंने वो सारे काम किसी और को हैंडल किए हुए हैं, ठीक है, वो काम उनको करने हैं। तो हम अपना काम डिसाइड करें कि हमें ये काम करने हैं। 2 चीजें होती हैं, एक टू लिस्ट होती है, एक नोट टू डू लिस्ट होती है। या तो आप टू डू लिस्ट बना लीजिए कि मेरे को ये काम करने हैं, बाकी काम कोई और करेगा, या आप ये बना लीजिए नोट टू डू लिस्ट, मुझे ये काम नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, ये काम किसी और से ही करवाना है। तो 2 में से कोई भी एक लिस्ट अगर आप तैयार करेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी। शायद मैं आपकी बात का जवाब दे पाया। दूसरा हाथ विनोद गोस्वामी जी का है, एक बार विनोद जी आप और अपने आप को अनम्यूट कीजिए। नमस्कार जी। नमस्कार विनोद जी, नमस्कार। अशोक जी नमस्कार। नमस्कार विनोद जी, नमस्कार। मेरी 60% एमडीआरटी हो गई है अभी तक, 40% बची है, तो कोई एक गुरु मंत्र दीजिए जैसे कि 40% हो जाए मेरी। बस सबसे पहले जो आप करना चाहते हो अपने लिए पॉलिसी ले लीजिए और जाकर 60 दिन में अपने कस्टमर्स को दिखा दीजिए कि मैंने ये लिया है, सही लिया है क्या। उनको कहो भी मत लेने के लिए। लेकिन मैं तो उसको एज बार हो चुका हूँ ना जी उससे। एज बार अगर आप हो चुके तो आपके लिए और खुशी की बात है, आपके पास आपके बच्चे हैं जिनके नाम की पॉलिसी लेकर के आप लोगों के पास जा सकते हैं। लेकिन ली तो है, मेरे बच्चे के लिए लिए, मेरी 8 पॉलिसियां ले रखी बेटे के लिए। जो 8 पॉलिसी ले रखी है उसके अंदर प्रीमियम जो है थोड़ा साइज छोटा है। एक बड़े प्रीमियम की पॉलिसी लेकर के मार्केट में निकले तब पता लगेगा। जी 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 ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक भाई, आपका आज का सेशन वंडरफुल था और आपके हमेशा के सेशन हमेशा ही अच्छे वंडरफुल रहते हैं। तो मैं सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैट बॉक्स में हम अशोक जी को थैंक यू बोलते हैं। और अभी आज जितने भी अभी हमारे पास पार्टिसिपेंट्स हैं उन लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन है कि हमारा एफपीआरटी का जो क्वार्टरली सेमिनार है वो कल क्राउन प्लाजा होटल में होने जा रहा है और इसका एक छोटा सा वीडियो भी बनाया है हमने, वो भी आज आपको आफ्टर द क्लास आपके पास फिर दोबारा पहुंचाएगा। उसमें हमने बैंक डिटेल्स वगैरह भी दी हैं और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ये जो 4 स्पीकर दिख रहे हैं, विजय वीपी सर दिख रहे हैं और प्रतीक सर दिख रहे हैं, हरीश अरोड़ा सर दिख रहे हैं और महेंद्र कुमार जी सर दिख रहे हैं। ये चारों अपने इंडस्ट्री के धमाल स्पीकर हैं। बहुत एक बड़ा एक्सपीरियंस इन लोगों के साथ में है और हमारे को इस कल के सेमिनार से बहुत कुछ मिलने वाला है। और जिन जिन लोगों के जो टारगेट्स थोड़े कम रुके हुए हैं, जिनकी 40% एमडीआरटी रुकी हुई है, 50% एमडीआरटी रुकी हुई है, 60% एमडीआरटी रुकी हुई है, उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों को अगले 60 दिन में कुछ अच्छा करना है तो मेरी उनसे विनती है कि वो जरूर कल के सेमिनार में आए। और एक और विनती है आप लोगों से, क्योंकि ये नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है और हमने सिर्फ हमारा अभी तक वर्ड ऑफ माउथ से ही आज हम 100-125 मेंबर्स बना पाए हैं। तो मेरी आप लोगों से विनती इतनी और है कि जितने भी हमारे मेंबर्स हैं या जो मेंबर्स नहीं भी हैं वो सब लोग कल हमारे इस एफपीआरटी के सेमिनार में आए और साथ में यदि वो 2-2 जनों को और लेके आएंगे तो हमें हमारा हिम्मत और हौसला दोनों चीजें बढ़ेंगी। क्योंकि ये 1.5 साल के बाद, 1.5 साल ने पैंडेमिक में सब लोगों को बहुत घबराहट में डाल दिया और बहुत सारी कुछ चीजें ऐसी हुई जो लोग जिसमें कुछ नेगेटिव मोड में पहुंच गए, कुछ
डिप्रेशन में पहुंच गए, कुछ और तकलीफें आने लगी। तो उन सब चीजों से निकलने के लिए हमने ये कल का जो सेशन रखा है वो इसी वजह से रखा है कि हम कुछ अपने रेस्ट, हमारे पास जो अप्रोक्सीमेटली 2 महीने बचे हुए हैं उसमें हम कुछ वंडर्स कर सकें, अगले 2 महीने के अंदर बड़ा काम कर सकें। और उसी कैटेगरी के अंदर हमारे कल का जो सेशन है, मैं आप लोगों से विनती करता हूं कि आप लोग सब लोग आए और अपने साथ मेंबर्स ऐड करके लेके आए। और जो लोग हमारे एफपीआईटी के मेंबर्स नहीं हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारी बैंक की डिटेल साथ साथ में हम भेज रहे हैं, आप अपनी ये पेमेंट 2500 की पेमेंट करके एक बार वो हमारे को अपनी स्क्रीन शेयर कर दें, जिससे कि भाई आपने पेमेंट कर दी तो हम आपका रजिस्ट्रेशन में नाम एंटर कर देंगे। और उसके बाद वो उनका फिर बैच वगैरह बन जाएगा, क्योंकि ऑल द सडन यदि आप ऑन द स्पॉट भी पहुंचेंगे तो मेंबरशिप आपको वो एंट्री मिलेगी, ऐसा नहीं है कि एंट्री नहीं मिलेगी। लेकिन क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस है हमारे साथ, हमारे पास कोविड प्रोटोकॉल को मैनेज करते हुए हमारे पास जो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स की रिस्ट्रिक्शंस है, तो मैं ये जो हमारी जो ये लिस्ट है उसमें हम मेंबर्स के लिए, तो मेंबर जो पहले आएगा या बाद में आएगा उससे इतना फर्क नहीं पड़ता, हम उसको अलाउ करेंगे। लेकिन मेंबर से भी रिक्वेस्ट है कि जो लोग 9:30 के बाद आएंगे और यदि हमारी मेंबरशिप में हमारा हॉल फुल हो चुका होगा तो हम उनसे हाथ जोड़ के विनती करेंगे कि फिर आप हमारे से प्लीज फोर्स मत कीजिएगा कि भाई हम लेट हो गए। और आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट है कि 9 बजे से पहले पहुंचिए, जिससे कि बिफोर टाइम हम रजिस्ट्रेशन कर सके और आप रजिस्ट्रेशन के बाद हम ब्रेकफास्ट कर सके। और ब्रेकफास्ट करने के बाद 9:30 बजे सेशन डॉट शुरू करने का हमारा मन है। और आप लोग यदि हमें सपोर्ट करेंगे, क्योंकि आफ्टर ए वेरी लॉन्ग टाइम ये सेशन हो रहा है, तो आप यदि सपोर्ट करेंगे तो हम ये कल का जो सेशन है ये बहुत एक माइंड ब्लोइंग सेशन बनाने के मूड में है। और आप लोगों के सपोर्ट के बिना ये कुछ भी पॉसिबल नहीं है। सब लोगों से पुनः विनती है कि अपने साथ एडिशन मेंबर्स लेके आए। थैंक यू सो मच। और यदि कल के किसी इस प्रोग्राम के बारे में किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो अपने आप को अनम्यूट करके बोल सकता है। कोई क्वेरी या कोई क्वेश्चन है क्या? हेलो अतुल भाई। हाँ जी सर। मैंने कहा वो वीडियो एक बार चलवा दो, 2-2.5 मिनट का है वो, वही सर्कुलेट करना ना, फिर सबने एक बार चलवा देते हैं वो वीडियो। अच्छा राठौर जी, वो वीडियो चला दो जरा, जो कल आया था ना, जो अपने 23rd वाली मिनट में जो उन्होंने सुनील भैया ने भेजा। अब मेरे को 2-3 मिनट लगेंगे उसे डाउनलोड करने में। अच्छा आप बात करो, मैं डाउनलोड कर रहा हूँ। डाउनलोड करने में 2-3 मिनट लगेंगे? अरे सिस्टम में नहीं है ना, सिस्टम में बैठा हूँ। अच्छा, चलो हम मेरे ख्याल से सुनील भाई हमारे पास है, तुम शेयर कर दो। नहीं, मेरे पास वो, मैं उसमें नहीं अभी है 4 मिनट है हमारे पास, चलाओ कोई दिक्कत। चलाओ प्लीज। अतुल जी, हर बंदे ने एक बंदा लेके आना है, ये अच्छा हो जाएगा थोड़ा बढ़िया। हाँ, हम देखो सर, सुनील सर, हम लोगों से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा कोई फोर्स करने का काम नहीं है। हम लोगों से रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि भाई आप 1.5 साल से जो कुछ लोग, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 1.5 साल से हमारे पास जूम मीटिंग में ही जुड़े हैं, तो उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो एटलीस्ट अपना फीस जमा करके एटलीस्ट अपनी रिसिप्ट शेयर करें, जिनके नेम टैग वगैरह बन सके। कोई टाइमली यदि हम सब कुछ काम कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो और फिर कल सुबह बहुत सारे लोग आएंगे और उनके सब चीजें बनानी पड़ेगी, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो रिक्वेस्ट तो इतनी है कि भाई वो अपना नाम दे देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं ना आउट स्टेशन पार्टिसिपेंट से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि पॉसिबल है तो वो भी आए। ये रिक्वेस्ट हमने लास्ट वीक भी करी थी कि 1 हफ्ता है, और हमने होटल से भी बात करी थी कि हम उनको जो हमारे कंसेशनल रेट्स हैं वो हम दिलवा सकते थे इनको, उसके लिए भी हमने बात करी थी। लेकिन किसी का पूरे हफ्ते में लास्ट वीक में किसी का कोई क्वेश्चन या जवाब या फोन या कॉल कुछ आया नहीं इस तरीके से। तो या तो हो सकता है कि उन्होंने अपने आप पर अपना अरेंजमेंट कर लिया होगा रहने का यहाँ पे, और वो आ रहे होंगे, ऐसा हम मानते हैं कि कुछ लोग जो हमारे आउट स्टेशन पार्टिसिपेंट्स हैं उनमें से कुछ लोग आ रहे होंगे। तो मतलब बट लेकिन किसी ने होटल में क्राउन प्लाजा में बुकिंग के लिए किसी का फोन मुझे नहीं आया। अच्छा जी, अपने म्यूट कर लीजिए प्लीज। सुरेश अरोड़ा सर, हाँ जी, म्यूट कर लीजिए प्लीज।
राठौर लगेगा टाइम अभी? म्यूट में हो आप, म्यूट में हो। मेरे कुछ व्हाट्सएप में प्रॉब्लम आ रही है वो। चलो हम ऐसा करते हैं, कोई बात नहीं, इसको हम व्हाट्सएप पे ही शेयर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप शांति पाठ एक बार जरा लगा दीजिए प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का आज के सेशन को अटेंड करने के लिए। और मैं राजेश राठौर जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सबको अनम्यूट कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू। कल फिर मिलते हैं।